हम लोग क्या देख चुके हैं, हम लोग हेलो एल्केन देख चुके हैं। हम लोग क्या देख चुके हैं, हेलो एल्केन देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, हेलो एरेन देखेंगे। क्या देखेंगे, हेलो एरेंस। ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हम लोग क्या जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरेंस क्या होते हैं। अब हेलो एल्केन क्या होता है, देखो हेलो एल्केन में क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, उसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। अब एरेंस, एरेंस मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमा मतलब एक फ्लेवर होता है, स्वीट फ्लेवर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमा बोलते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि रिएक्शन ऑफ हेलो एरेंस, यानी क्या कर एरेंस, एरेंस मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम लोग क्या देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड प्रॉपर्टी देखेंगे। किसकी देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है, कौन नहीं होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की, पहली मॉलिक्यूल साइक्लिक में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, CYCLIC, साइक्लिक होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल साइकिल में नहीं हो तो पहली बात एरोमेटिक वहीं हट गया। दूसरा मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर। प्लेनर होगा तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और तीसरा हमने क्या बोला, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। किसको, 4n+2 पाई। अगर एरोमेटिक प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। तो GOC1 और GOC2 पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर हम तुम लोग बता रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि पहली बात क्या होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। दूसरी बात मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा, sp2 हाइड्रोजन होगा। और दूसरा क्या होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, फ्रैक्शन में नहीं होगी, कोई भी इंटीजर वैल्यू रहेगी। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो करेगा तो कंपाउंड क्या होगा, एरेंस होंगे, यानी क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। जैसे चलो एग्जांपल देखो, जैसे हमने बनाया ये बेंजीन रिंग बनाया। अब देखो हमने क्या देखा, पहली बात मॉलिक्यूल क्या है, साइकिल में है साइकिल में। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि सभी कार्बन का हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। देखो यहां गिनोगे, हाइड्रोजन लगा दो, यहां पे लगा दिए। अब गिनो, 2, 3, 1, 4, क्या हो जाएगा, sp2। इसका भी क्या होगा, sp2। गिनो, इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। 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 यानी कि बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है, अगर आप निकालेंगे हाइड्रोजन, सबका क्या आएगा, sp2। यानी मॉलिक्यूल खतरनाक तरीके से प्लेनर में है, एक मॉलिक्यूल प्लेन में है। यानी और इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो हमने क्या दिखाया कि अब इलेक्ट्रॉन गिनो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 1, 2, 3, कितना आ गया, 3 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। 3 आएगा नहीं, अब 3 को तुम इसमें रखो 4n+2 पाई में, 3 रखो, 4 × 3+2 पाई बराबर कितना होगा, 12, 2, 14। हमने बताया था ना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ध्यान दीजिएगा, एन की वैल्यू हमने क्या बताया, एन की वैल्यू हमने क्या बताया, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कोई भी इंटीजर आप एन की वैल्यू ले सकते हैं। ध्यान रहे, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, ठीक। ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हमने क्या बताया, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर में होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा आता है एंटी एरोमेटिक। एक कंपाउंड क्या आता है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में सब प्रॉपर्टी यही रहेगी, सब प्रॉपर्टी यही रहेगी, बस केवल यही चेंज हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, चेंज। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बस केवल एक ही चेंज आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। जब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आप निकाल लेंगे, जब इसमें भी sp2 हाइड्रोजन होगा, मॉलिक्यूल प्लेनर में होगा, सब की प्रॉपर्टी एंटी की सेम होती है, एंटी एरोमेटिक। बस केवल डिफर कहां कर गया है, यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ भी एन की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3, यानी एनी इंटीजर। यहाँ भी एन की वैल्यू क्या होती है, एनी इंटीजर होती है। अब आया एंटी एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अगला क्या है हमारा, नॉन एरोमेटिक। चलो जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। अगला क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है, क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूल में, अगर जब तुम ये रिंग बनाओगे, जब तुम रिंग बनाओगे, इस रिंग में अगर किसी भी कार्बन का हाइब्रिड, यानी साइकिल, तो इसमें भी होगी, साइक्लिक वाला रूल फॉलो करेगा। इसमें केवल एक रूल फॉलो करेगा, क्या, साइक्लिक वाला, बस।
इसमें केवल नॉन एरोमेटिक में केवल एक रूल फॉलो होगा। कौन सा फॉलो होगा? साइक्लिक वाला फॉलो होगा, ये साइक्लिक वाला फॉलो होगा नॉन एरोमेटिक में, और बाकी कोई रूल फॉलो नहीं होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, किसी भी कार्बन पे अगर आप हाइड्रोजन निकालेंगे और मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन प्लेन में हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जब आप रिंग में देखेंगे, जब आप रिंग की बात करेंगे, और अगर रिंग में अगर आप रिंग में जैसे ये हम बनाए रिंग, यहाँ डबल बांध दिए, यहाँ डबल बांध दिए, धीरे डबल बांध यहाँ। अब इस कार्बन देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बांध है कि नहीं, सिंगल बांध है, यानी इस कार्बन का हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस कार्बन का निकालेंगे तो इसका तो sp2 आएगा नो डाउट, इसका भी sp2 आएगा नो डाउट, इसका भी sp2 आएगा नो डाउट, लेकिन इस कार्बन का क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। तो जो हमारा मॉलिक्यूल प्लेन में था या फिर प्लेनेटरी क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा होगा मॉलिक्यूल, नॉन एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन पूछता है कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक की। किसकी होती है, एरोमेटिक की। फिर किसकी होती है, नॉन एरोमेटिक की होती है। किसकी होती है, नॉन एरोमेटिक की होती है। फिर किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक की होती है। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक की होती है। किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक की। ध्यान दीजिएगा, सदा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक की। फिर किसकी होती है, नॉन एरोमेटिक की। सबसे कम किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक की होती है। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक की। तो हम बता दिए ताकि तुम लोग अच्छे से इसको रिगेन कर लो, यानी कि एरेंस के बारे में। एरेंस के बारे में आप जब इतना जानेंगे तब आप रिएक्शन पढ़ पाएंगे कि मतलब एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है। जब आपको यही नहीं पता रहेगा एरेंस होते क्या है, तो कैसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलो आगे देखो, चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। यानी हेलो एरेंस में क्या देखेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले इसकी कहानी सुन लो। देखो ध्यान देना, जो हमारा हेलो एरेंस होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, हेलो एरेंस होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। जो हमारा हेलो एरेंस होता है, ध्यान देना, सुनो कहानी, जो हमारे हेलो एरेंस होते हैं ये NSR बहुत रेयरली देते हैं। क्या देते हैं, बहुत रेयरली देते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति जो हमारा हेलो एरेंस होते हैं एक कम रिएक्टिव होते हैं, जबकि यहीं पर अगर यहीं पे हम इलेक्ट्रोफिलिक कह देंगे तो ताबड़तोड़ रिएक्टिव होते हैं। यानी जो हमारे हेलो एरेंस होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ कम रिएक्टिव होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल की तरफ क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन, हेलो एरेंस। ध्यान दीजिए, लिखा है एरियल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कह रहा है कि कौन कौन से रीजन है जो हमारा कि हेलो एरेंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अपेक्षा कम रिएक्टिव कर रहा है। कौन कौन से रीजन है, देखिए ध्यान से। पहला रीजन क्या होता है इसका, पहला रीजन होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। पहला क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। दूसरा रीजन क्या होता है इसका, डिफरेंस इन हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा डिफरेंस होता है। तीसरा क्या होता है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। हमारा फिनाइल केटायन क्या रहता है, इनस्टेबल, यानी स्टेबल नहीं रह जाता है। ये 3-4 कारण है जो कि हमारा क्या करता है कि जो हमारा हेलो एरेंस होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, टावर्स क्या, NSR। पहले तुम लोग एक चीज ये ध्यान दो कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसकी रिएक्टिविटी हेलो एरेंस में कम होती है। क्या होती है, कम होती है, जबकि हेलो एल्केन बहुत अच्छा देते हैं। जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जबकि वहीं पे जब हम लोग हेलो एरेंस की बात करेंगे ये कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव होते हैं, इसका रीजन क्या होता है, इनका रीजन क्या होता है, पहला रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है। क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जब आपका कमिंग न्यूक्लियोफाइल यानी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसमें देखो क्या करा, इन हेलोरेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन। देखो कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन मतलब होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर कॉन्जुगेशन रहेगा, जो हमारा जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा अटैक करने के लिए, तो कहाँ से रिएक्शन होगा। तो ध्यान देना कि यानी जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है इसमें रिएक्टिविटी क्यों घट जाती है, जो हमारा ये पाई इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा ये लोन पेयर है, ये रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। क्या है, कॉन्जुगेशन में। ध्यान दीजिएगा, वही कह रहा है, देखो पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। देखिए है ना, अबे क्या कर रहा है, एक बार यहाँ गया आर्थो पे, फिर यहाँ गया मेटा पे गया, फिर कहाँ गया पैरा पे गया, फिर हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। देखो ध्यान देना, तो
इसी रेजोनेंस के कारण हुआ क्या, जो कार्बन और क्लोरीन यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। यानी ध्यान दीजिएगा, एक चीज बोल दोगे तुम कि भाई अगर कोई तुमसे पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरेंस कम क्यों देते हैं, तो बोल देना कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है हेलो एरेंस में वो डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाता है। क्या पाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाता है। इसलिए हमारे जो हेलो एरेंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या देते हैं, रेयरली देते हैं, बहुत ही क्या देते हैं, कम देते हैं। देखिए लिखा ना कार्बन क्लोरीन बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया। द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो एरेंस इज डिफिकल्ट देन हेलो एल्केन्स देयरफॉर दे आर लेस रिलेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये समझ में आ गया कि जो हमारे हेलो एरेंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कम देते हैं। पता है रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस में क्या होता है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना, ये कॉन्जुगेशन होता है। जब कॉन्जुगेशन होता है तो उस मॉलिक्यूल में क्या होगी, कॉन्जुगेशन के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री नहीं रहेंगे। दूसरी बात क्या होगा, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड करके पाया जाएगा, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, जो डबल बॉन्ड हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और रिएक्टिव कम होगा। अगला बात क्या कर रहा है, अगली बात कर रहा है कि जो डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, यानी जो हमारा कह रहा है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो हमारा हेलो एल्केन होता है। अब तुम देखो ध्यान से, जो हमारा हेलो एल्केन होता है, जो हमारा क्या होता है हेलो एल्केन, ये हमारा क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हेलो एल्केन। देखिए ना, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया CH3 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हेलो एरेंस हो गया। ये हमारे क्या हो गए, हेलो एरेंस हो गए, हुए कि नहीं हुए। यहाँ Cl न लगा के तुम X ही लगा दो भैया, यहाँ क्या लगा दिए X, X तुम्हारा क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, यहाँ भी तुम्हारा क्या होता है क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है X, है ना। ध्यान देना, हम एक दो समझा रहे हैं, हम क्या समझा रहे हैं कि जो हमारा एरेंस होते हैं रिएक्टिव क्यों होते हैं, हाइब्रिडेशंस कैसे हुए। अब देखो जो हेलो एल्केन्स रिएक्टिव ज्यादा होते थे NSR में, क्यों होते थे, क्योंकि जो यहाँ पे ये बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, और इसमें क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, पहली बात यही हो गया। और जो हमारा हेलो एरेंस होते हैं क्या होते हैं, और इसमें जो कार्बन होता है इसका देखो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और इसमें देखो क्या देखोगे, हेलो एरेंस में देखेंगे हम लोग, किसमें देखेंगे, हेलो एरेंस में ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है। जब मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो जो हमारा S और P यानी जब S करेक्टर ज्यादा होगा तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे ये टाइटली बंधे होंगे। कैसे बंधे होंगे, टाइटली बंधे होंगे न्यूक्लियस से। जब ये टाइटली बंधे होंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही जबकि हेलो एरेंस में क्या था, इनकी रिएक्टिविटी क्या थी, ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि वहां पे हमारा सिंगल बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता था। क्या पाया जाता था, sp3 हाइब्रिडेशन। चलो आगे देखो, तो ही कह रहा कि डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन, द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन एटम इज sp3। यानी क्या कह रहा, हमने बताया ना कि हेलो एल्केन में sp3 होता है हाइब्रिडाइज, व्हाइल इन केस ऑफ हेलो एरेंस द कार्बन एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज एटम। किससे होता है, sp2, ये मैं समझाया हूं, किससे होता है, sp2 होता है। और हेलो एल्केन कितना होता है, sp3 होता है। इसका नाम है हेलो एल्केन, इसको कह सकते हो हेलो एल्केन है। और ये क्या हमारा है, हेलो एरेंस है। ये हमारा क्या है, हेलो एरेंस है। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन्स। चलो आगे देखो, आगे देखो, द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ ग्रेटर S कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन होल्ड द इलेक्ट्रॉन CX बॉन्ड। अब क्या कह रहा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, अब देखो कार्बन हो गया हमारा और हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टाइटली बांधे रहेगा, तो इस कारण इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी घट जाएगी। चलिए आगे देखिए, अगला करा है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। इनिशियली क्या करा, फिनाइल केटायन करा कि इन केस ऑफ हेलो एरेंस द फिनाइल cation is formed as a result of self ionization will not stabilize by resonance। कह रहा कि जब हम लोग हेलो एरेंस की रिएक्शन कराएंगे तो वो जो हमारा फिनाइल कीटान बनेगा वो रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, जिस कारण जो हमारा एसएनओन मैकेनिज्म हो वो रूल्ड आउट हो जाएगा। यानी जो हमारा एसएनओन मैकेनिज्म होगा वो फॉलो नहीं होगा। तो तीसरा रीजन क्या हमें बोला, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, है ना। चलो हमने क्या बताया, पहला बताया कि हमने कि हेलो एरेंस की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कम होती है, किसकी अपेक्षा, हेलो एल्केन की अपेक्षा कम होती है। क्यों कम होती है, पहला हमने रीजन बताया कि ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस कारण क्या हो जाएगा, जो हमारा
लोन पेयर रहेगा वो रिंग के साथ क्या रहेगा, कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। और हाइड्रोजन और जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, जो हमारा रिंग रहेगी, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाएगा, इस कारण स्टेबिलिटी घट गई। दूसरा क्या हमने बताया, हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि जो हमारा हेलो एल्केन में sp3 होता है और हेलोजन में क्या होता है, sp2 होता है। जब sp2 होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे होंगे, इसलिए रिएक्शन कम देगा। और तीसरा हमने क्या बताया, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। तीसरा हमने क्या बताया, इनस्टेबिलिटी, यानी जो हमारा फिनाइल केटायन होगा वो सेल्फ आयोनाइज हो जाएगा, जो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो लोकलाइज हो जाएगा। डी लोकलाइज होता तो रिएक्शन अच्छा खासा होता है, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, वो लोकलाइज हो जाएगा। जब लोकलाइज हो जाएगा तो रिएक्शन की स्टेबिलिटी क्या करेगी, घट जाएगी। चलिए अगला हम लोग देखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या देखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलो पहले देखो, पहला क्या है, क्लोरोबेंजीन, यानी कि हम लोग क्लोरोबेंजीन यानी क्या करा, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू फिनाल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या करा है कि अब आपको दे देगा, ए दे दिया और इसको दे देगा बी, और रिएक्शन हमारा क्या हो गया, ये रिएजेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिएजेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिएजेंट। यानी क्या रहा कि अगर हमको क्लोरोबेंजीन दे दिया और हमको क्या चाहिए, फिनाल चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, NOH का, यानी कि क्लोरोबेंजीन को NOH और टेम्परेचर 623 केल्विन पे 300 पे रिएक्शन करा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा। ध्यान देना, आगे देखो, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट R1 पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिव हाइड्रोजन। चलो एक लाइन ये भी लिखा है ना, क्या लिखा है कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट कहाँ, आर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह रहा है, देखो ध्यान सुनो तुम लोग, अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले क्या देखेंगे, आर्थो और पैरा देखेंगे। चलो देखो, मान लो कोई हमारा रिंग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिंग हो गया, बेंजीन रिंग हो गई। अगर यहाँ पे कोई एटम लगा हुआ है, मान लो ये हेलोजन एटम लगा हुआ है, ये हेलो बेंजीन हो गई। अगर इस पोजीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरा। इतना समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि अगर हेलो एरेंस में, अभी तुम लोग पढ़े हो कि जो हेलो एरेंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम देते हैं। क्यों देते हैं, 3 रीजन बताया था तुमने, रेजोनेंस बताया था, इनिशियबिलिटी ऑफ फिनाइल इलेक्ट्रॉन बताया था, और तीसरा हाइड्रेशन बताया था, है ना, 3 रीजन था। लेकिन अब कह रहा है कि अगर इसी हेलो एरेंस में, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर आर्थो और पैरा पे, अगर हम लोग आर्थो और पैरा पे, कहां पे, आर्थो पे और पैरा पे, नॉट मेटा पे, बताएंगे मेटा पे क्यों नहीं, आर्थो और अगर पैरा पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो जो हमारा हेलो एरेंस होते हैं इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्यों, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींच करके रिंग की डेंसिटी क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, जब रिंग की जब डेंसिटी घटा देंगे तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो आसानी से क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे। क्या हो जाता है, आर्थो और पैरा पे। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि कह रहा कि अगर हेलोरेंस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान देना, तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ लगाएंगे, आर्थो और पैरा पे लगा देंगे। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को आर्थो और पैरा पे लगा देंगे तो उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। जब रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग खींचेगा, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींच करके रिंग की डेंसिटी एकदम घटा देता है। जब घटा देगा, जो हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो इजीली कहाँ अटैक करेंगे, आर्थो और पैरा पे अटैक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे NO2 हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर इसको हम लोग आर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर लगा देंगे तो हेलो एरेंस की, किसकी, हेलो एरेंस की रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। चलो देखो अगला रिएक्शन देखो, ये हो गया हमारा क्या, हेलो एरेंस वाला हो गया। चलो आगे देखो, तो ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरेंस, यानी कि हेलो एरेंस रिएक्टिविटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलो देखो, अब हम लोग क्या लिए, पैरा पे, पैरा हम लोग क्या लगा दिए, NaNO2। देखो टेम्परेचर यहाँ कितना लिए थे, 623 केल्विन लिए थे, 623। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। क्या लगा दिए,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। जब पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है घट गया कि नहीं घट गया, कितना हो गया, यहाँ 623 केल्विन था, यहाँ पे कितना था 443 केल्विन, जो क्या बन गया हमारा पैरा नाइट्रोफिनाल। क्या बन गया हमारा पैरा नाइट्रोफिनाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनाल बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा कि आर्थो पे भी लगा देंगे और पैरा पे भी लगा देंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, कितना लगा दिया, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आर्थो पे भी लगा दिया और पैरा पे भी लगा दिया। तो टेम्परेचर देखो कितना आ गया 368 केल्विन पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एरेंस। अगर कह रहा कि अगर हैलो एरेंस रिएक्टिव तो होते नहीं है ऐसे, लेकिन अगर उनके ऊपर अगर हम लोग क्या दिखा दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 कहाँ पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो उसकी क्या करेंगे, और रिएक्टिविटी क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। रिएक्टिविटी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। देखो ये तो हो गया। अगला इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ये नीट में भी आ चुका है और आगे आएगा। यानी क्या करा, आर्थो पे भी देखो तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया गया। कितना लगा दिया गया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगा दिया गया तो रिएक्टिविटी खाली वार्म वाटर यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी तुम डाल दोगे तो क्या बन जाता है, हमारा पिक्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, पिक्रिक एसिड। इसका आईपीएस नेम क्या होता है, 246 ट्राई नाइट्रोफिनाल। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई नाइट्रोफिनाल बोलते हैं। 246 क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनाल। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। नीट में पूछा जा सकता है कि पिक्रिक एसिड का फार्मूला बताओ, पिक्रिक एसिड में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड होता है, पिक्रिक एसिड में कितना NO2 ग्रुप होता है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। पिक्रिक एसिड का फार्मूला तो पूछा ही गया है ना। ध्यान देना, ये हम लोग क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो हैलो एरेंस हम लोग क्या किए, बंद करो इसको, देखो है ना ये, तो हम लोग 1 2 3 लगा दिए। क्या बन गया, केवल वार्म वाटर ही गिरा दिए तो क्या बन गया, हमारा पिक्रिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे देखो पहले हम क्या किए थे, पहले हम लोग हेलो एल्केन लिए थे भाई, हेलो एल्केन लिए तो फिनाइल चाहिए था, तो हम लोग NOH कितना पे 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिए थे। कितना दिए थे, बहुत ही काफी ज्यादा होता। हमारा क्या बन गया, फिनाल। अब वही कह रहा है कि हम लोग आर्थो और पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हैलो एरेंस ज्यादा रिएक्टिव जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इतना खींच देते हैं रिंग से कि उसकी डेंसिटी घटा करके उसकी रिएक्टिविटी क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। रिएक्टिविटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आगे देखिए, कह रहा कि यही इफेक्ट, अगर यही इफेक्ट हम लोग मेटा पर लगाएंगे ये काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा ना, the effect is pronounced when NO2 group at artho and para position. However, no effect on reactivity of halo arenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. कह रहा है जब हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगाएंगे तो ये रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने क्या कहा कि नो इफेक्ट यानी कि कोई इफेक्ट, यानी कह रहा कि इसी हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर मेटा वाले पे लगा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पूरा क्या हो गया, मैकेनिज्म है। ये क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म हो गया। अब इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, चलो देखो तो हमारा ये क्या है, मैकेनिज्म है। इसको हम लोग ना, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहा है ना, देखो कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन नॉट एट मेटा पोजीशन। तुम एक बार कहानी सुन लो। देखो क्या होता है ना, जो आर्थो और पैरा पे, जब हमारा आर्थो और पैरा पे देखो आर्थो आइसोमर है और ये क्या है, पैरा आइसोमर है। जब आर्थो और पैरा आइसोमर पे जो हमारा कार्बोकैटायन जनरेट होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है। ये क्या रहता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है। और यही हाल आर्थो में भी रहती है। ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है। जबकि यही जब हम लोग मेटा में कहते हैं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग मेटा को प्रीफर नहीं करते हैं। किसको प्रीफर करते हैं, आर्थो और पैरा करते हैं। चलिए देखिए, देखो लिखा ना, एज शोन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड पैरा पोजीशन विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड दस फैसिलिटेट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन ऑन हैलो एरेंस। क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा करके न्यूक्लियोफाइल के अटैक को बढ़ा देता है। द कार्बोकैटायन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। अभी मैं बोला हूं, जो हमारा कार्बोकैटायन जनरेट होगा उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। द नेगेटिव charge appeared at artho and para position with respect to the halogen substituents is stabilized by NO2 group, while in case of meta nitrobenzene none of the resonating structure
बियर ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बियरिंग NO2 ग्रुप, यानी कि कह रहा है कि जो हमारा चार्ज जनरेट होगा वो जब मेटा पोजीशन पर रहेगा तो वहां पे कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो हेलोरेंस में हम लोग जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, आर्थो पे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, पैरा पे लगाते हैं। यानी कि आर्थो और पैरा पे जब हम लोग आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो हेलोरेंस की इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। चलो आगे देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारा हेलोरेंस होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली देते हैं। हेलोरेंस क्या करते हैं, जो हमारा हेलोरेंस होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या देते हैं, बहुत इजीली देते हैं। चलो इसमें क्या होता है, अब देखो ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे अपकमिंग क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में क्या था, NSR में क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, जबकि SR में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा, अपकमिंग जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ध्यान दीजिएगा। तो हेलोरेंस अंडरगो यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन द बेंजीन रिंग सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है। कौन होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। ESR में अगर सबसे ज्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो हमारा क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। ये नीट में हर बार आती है, गैप करके आती है। चलिए हम लोग पहला क्या देखेंगे, हेलोजिनेशन देखेंगे। पहला हम लोग क्या देखेंगे, हेलोजिनेशन, यानी हम लोग क्या है, हेलोरेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोरेंस बोलेंगे। हेलोरेंस मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। यानी हम जब क्लोरोबेंजीन पे Cl2 यानी एनहाइड्रस FeCl3 के रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और क्या बनता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि पैरा क्लोरोबेंजीन और आर्थो क्लोरोबेंजीन। तो जो हमारा पैरा होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये मेजर होता है। ये क्या होता है, मेजर होता है। और ये क्या होता है, माइनर होता है। ये माइनर क्यों होता है, क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप क्या है, पास पास है। जब दोनों ग्रुप पास पास होते हैं तो इसमें क्या होने लगती है, स्टेबल रिपल्सन होने लगता है। क्या होने लगता है, रिपल्सन। इसका ये क्या होते हैं, माइनर होते हैं, जबकि ये क्या होता है, मेजर बनता है। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन एटम का एडिशन रिएक्शन। नो, ये हो गया हेलोजिनेशन। दूसरा क्या होता है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में देखो ये क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, यानी कि HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, ये क्या होता है, नाइट्रेटिंग रिजेंट होता है HNO3। ये आपको याद करना होगा, ये आपको याद करना होगा। अगर नाइट्रेशन अगर फिनाल की भी क्रिया करा दे, चाहे क्लोरोबेंजीन की करा दे, हम भाई हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन की बात करेंगे। अब यही रिएक्शन सेम, यही रिजेंट, अगर आप नाइट्रेशन की बात करेगा फिनाल में तो आप रिजेंट यही लेंगे, रिजेंट कोई अलग थोड़ा हो जाएगा वहां पे। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनाल हो जाएगा, बेंजीन भी तो ही रहेगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। तो नाइट्रेशन, तब ध्यान देना, नाइट्रेटिंग रिजेंट, क्वेश्चन पूछता है नाइट्रेटिंग रिजेंट कौन होता है, तो कौन होता है, HNO3 और H2SO4। HNO3 और H2SO4 क्या होता है, नाइट्रेटिंग रिजेंट होता है, नाइट्रेटिंग रिएजेंट होता है। कैसे होता है, नाइट्रेटिंग रिएजेंट। इसमें भी क्या होता है, आर्थो और पैरा बनता है। इसमें भी क्या बनता है, 1 क्लोरो, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ये क्या हो गया, माइनर हो गया। क्यों, क्योंकि देखो दोनों ग्रुप क्या है, पास पास है, दोनों ग्रुप क्या है, पास पास है। और इसमें क्या है, दोनों ग्रुप क्या है, दूर दूर है। तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, यानी ये क्या हो गया, मेजर हो गया। इसमें क्या हो गया, आर्थो पैरा बनता है। क्या बनता है, आर्थो पैरा बनता है कंपाउंड। क्या बनता है, आर्थो और पैरा बनता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और HNO3, यानी कि क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या हो गया, हेलोबेंजीन हो गया। क्या हो गया, हेलोबेंजीन। यानी जब हम हेलो यानी क्लोरोबेंजीन पे, जब क्लोरोबेंजीन पे हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 का रिएक्शन कराते हैं तो आर्थो पैरा क्या बनता है, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाता है और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। जो कि हमारा जो माइनर होता है क्या होता है, आर्थो वाला माइनर होता है और पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है। क्या होता है, मेजर होता है। अगला है सल्फोनेशन। अगला क्या आता है, अगला क्या है, सल्फोनेशन। अब इसमें क्या रहते हैं, कंसंट्रेट H2SO4। अब ध्यान देना, अभी अगर इस सल्फोनेशन की बात फिनाल में भी करेगा, चाहे एमीन्स में करेगा, तो हम रिजेंट तो यही लेंगे ना। ये हमारा क्या है, मेन रिजेंट है, क्या, कंसंट्रेट H2SO4। ये क्या होता है, मेन रिजेंट। हमने बताया आर्थो पैरा, तो क्या हो जाएगा, आर्थो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर हो जाएगा, बता चुका हूं पहले भी। और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहां से यानी हम लोग क्या लेंगे, SO3H, यानी कि H प्लस और HSO4 माइनस। तो ये हमारा क्या कहा, SO3 या HSO4
रिएक्ट कर जाएगा। तो ध्यान दीजिए किस पे अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कहाँ पे अथवा करते थे, आर्थो पैरा पे। ध्यान दीजिएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि यानी कि ये सब कैसे इफेक्ट हैं, आर्थो पैरा है, कहाँ पे डालेंगे, आर्थो और पैरा पे। ये हमारा क्या हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, ये क्या हो गया, नाइट्रेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सल्फोनेशन हो गया। ये चीज याद कर लेना तुम लोग। चलो आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नीट 2019 में आया हुआ था, आया तो बहुत पहले भी है लेकिन 2019 में भी तत्काल आया हुआ है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो रिएक्शन होती है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। क्या होती है, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। देखो अगर CH3Cl अगर एल्काइल ग्रुप रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप है, और ये क्या है, एसाइल ग्रुप है। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। देखो ध्यान दो, पहले हम लोग दो ग्रुप देखेंगे, एसाइल और एल्काइल ग्रुप। क्यों? जब तक आप ग्रुप नहीं जाएंगे तब तक आप क्वेश्चन पहचान नहीं पाएंगे। पहला क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, दूसरा क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, CH3, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। एसाइल में क्या होता है, CH3CO। लेकिन हम लोग किसी की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें क्या डाल देंगे, यहाँ क्या डाल देंगे, क्लोरीन। ये हमारा एसिटाइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप। क्या बोल सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप बोल सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एल्काइल ग्रुप। ध्यान देना, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो चीज आता है, एक आता है एल्काइलेशन और एक क्या आता है, एसाइलेशन। ध्यान देना, अगर एल्काइलेशन की बात करेगा तो CH3Cl का रिएक्शन कराना, और अगर एसाइलेशन की बात करेगा तो किसी क्रिया कराओगे, CH3COCl क्रिया कराओगे। किसे कराएंगे, CH3COCl का रिएक्शन कराएंगे। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, रिएक्शन में देखिए हम लोग क्या किसकी बात कर रहा है, कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, किसी बात हो रही है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या कहा, CH3। अब ये क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये क्या होता है, एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। ध्यान देना, तो जब भी हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो तुम कैटलिस्ट ग्रुप में एनहाइड्रस HCl3 हर जगह लोगे। अगर जहां भी एनहाइड्रस HCl3 की बात करेगा तो तुम क्या बोलोगे, ये एक कैसी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। क्या है, एनहाइड्रस HCl3। क्या होता है, एनहाइड्रस HCl3। जहां भी तुम देखोगे तुम क्या बोलोगे, कैसी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अगर CH3Cl देखोगे तो क्या बोलोगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलोगे। ये क्या होगी, हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीडल, FRIEDAL, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, FRIDA, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ध्यान देना, जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है इस पे आर्थो पैरा यानी कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन बनता है, यानी आर्थो पैरा क्लोरो बेंजीन हो। और इसमें क्या 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन बनता है, जो कि क्या होता है, मेजर। बता चुका हूं, ये क्यों माइनर है, क्योंकि दोनों ग्रुप पास पास रिपल्सन होने लगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूर दूर है। तो क्या बन जाएगा इसमें, 1 क्लोरो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, है ना, मतलब 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो ये क्या होगा, हमारा मेजर। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का पहले बात तो रिएजेंट पूछेगा एल्काइलेशन का, और हम लोग इस भाई एसाइलेशन में भी हम लोग रिएजेंट यही लेते हैं, एनहाइड्रस HCl3 लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, एनहाइड्रस HCl3 लेते हैं। लेकिन इसमें क्या लेते हैं, एसिटाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, एसिटाइल ग्रुप लेते हैं। यही डिफरेंस होता है इसमें, ध्यान देना। अब इसमें आर्थो पैरा हम लोग क्या जोड़ेंगे, ये हमारा CL प्लस में ना, टूटा। तो हम लोग इस पे आर्थो और पैरा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या, CH3CO ग्रुप, जो हमारा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ टक्कर जाएगा, ऑर्थो पे, Cl माइनस और प्लस हो जाएगा। नो, CH3 प्लस और Cl माइनस, तो CH3 प्लस यहाँ हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, CH3 प्लस और Cl माइनस। CH3 हम लोग कहाँ जोड़ देंगे, आर्थो और पैरा पे। कहाँ जोड़ देंगे, आर्थो और पैरा पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या तोड़े हैं, CH3COCl है, CH3COCl है, Cl माइनस होगा, C प्लस होगा, तोड़ेंगे तो CH3CO कहाँ जोड़ देंगे, इलेक्ट्रोफाइल हमारा है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे पढ़ रहे हैं। तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ेंगे, आर्थो और पैरा पे जोड़ेंगे। तो CH3CO स्टाइल ग्रुप हम लोग कहाँ जोड़ देंगे, आर्थो और पैरा पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 क्लोरो एस्टोफिनोन। क्या बन जाएगा, 2 क्लोरो, 1 2 3 4 5, क्योंकि फंक्शनल मेजर टॉप बॉटम टॉप पे है, प्रियॉरिटी फर्स्ट इसको देंगे। तो 2 क्लोरो एस्टोफिनोन क्या बन जाएगा हमारा, माइनर। क्यों, ग्रुप
पास पास है। दूसरा क्या बन जाएगा, 4-क्लोरोस्टोफिनेन क्या बन जाएगा हमारा, मेजर, क्योंकि ग्रुप क्या है, दूर दूर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो में होती है, एक होती है फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, और दूसरा क्या होता है, फिडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टाइल ग्रुप होता है और इसमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। दोनों का इसमें क्या होता है, 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन बनता है, इसमें माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन बनता है, मेजर ग्रुप में बनता है। ठीक, चलो अगला हम लोग क्या देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि जो अब तो हम लोग हेलोरेन का देख चुके थे, अब हम लोग हेलोरेंस का देखेंगे। क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि इसका रिएक्शन के साथ मेटल, मतलब कि जो हेलोरेंस होते हैं इनकी रिएक्टिविटी मेटल के साथ कैसी होती है। जो हेलोरेंस होते हैं इनकी हम लोग किसके साथ देखेंगे, मेटल के साथ देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए, 24, 25, 26 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। एक अभी ऊपर आप पढ़े थे क्या, ऊर्ज रिएक्शन, जिसका प्रोडक्ट क्या था, एल्केन था। वो भी कैसा एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन था। कैसा एल्केन था, सिमेट्रिकल एल्केन था। लेकिन यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्ज फिटिक की कर रहे हैं। यानी कि आप वहां पे हम लोग क्या लेते थे, एल्केन लेते थे, वहां पे एल्काइल हैलाइड लेते थे। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, एरिल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड लेते हैं। जब एरिल हैलाइड, वहां पे यही चीज था, सोडियम इन ड्राई ईथर, भाई वहां पे भी यही था ना, सोडियम इन ड्राई ईथर, तो क्या बनता था, एल्केन बनता था। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइल एरेन बन जाएगा। एल्केन ग्रुप तो जोड़ेगा ना भैया, क्या बन जाएगा हमारा, एल्काइल एरेन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। अब मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल एरेन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इज कॉल्ड ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। अब कोई पूछेगा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, जब एरिल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग इसके सोडियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है हमारा, एल्काइल एरेन बनता है। क्या बनता है, एल्काइल एरेन बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। अब अगला आता है फिटिक रिएक्शन क्या होता है। इसमें क्या बनता है, बाइफिनाइल बनता है। ये भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन, इसमें क्या बनता है, बाइफिनाइल। फिटिक में क्या लेते हैं हम लोग, 2 मोल ले लेते हैं। एल्काइल एरेंस कितना हम लोग ले लेते हैं, 2 मोल। एल्काइल एरेंस को, एल्काइल एरेंस हम लोग कितना मोल ले लेते हैं, 2 मोल। जब हम लोग इसकी भी रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर, क्या बनता है, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बन जाता है। क्या बनता है, डाइफिनाइल। देखो क्या क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला पूछा जाएगा रिएजेंट क्या होता है। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, एल्काइल एरेन होता है। क्या होता है, एल्काइल एरेन होता है। फिटिक का प्रोडक्ट क्या होता है, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल होता है। यहाँ पे डाइफिनाइल भी दे सकता है या बाइफिनाइल भी दे सकता है। क्या दे सकता है, बाइफिनाइल, ध्यान देना। लेकिन रिएजेंट दोनों का सेम है, ऊर्ज रिएक्शन का भी, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन का भी और फिटिक रिएक्शन का भी, सबका रिएजेंट क्या है, सेम है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी कि बस ध्यान देना, जब हम लोग एल्काइल एरेन प्राप्त करेंगे तो केवल 1 मोल लेंगे। ये कितना मोल है, 1 मोल है। जब हम लोग फिटिक रिएक्शन की बात करेंगे तो कितना लेंगे, 2 मोल ले लेंगे। तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो, एरिल हैलाइड्स आल्सो गिव एनालॉगस कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इन व्हिच 2 एरिल ग्रुप आर ज्वाइंड टुगेदर, इट इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। यानी जो हमारा 2 एरिल ग्रुप होंगे वो दोनों क्या करेंगे, देखो एक एरिल ग्रुप ये हो गया, एक एरिल ग्रुप, दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए भी, सीवीटी के लिए, सबके लिए भी, है ना। ध्यान देना, 3 रिएक्शन हम लोग पढ़े, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था, एल्केन था। ऊर्ज रिएक्शन था ना, ऊर्ज का प्रोडक्ट क्या था, एल्केन था। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या हो गया, एल्काइल एरेन हो गया। जबकि फिटिक का क्या हो गया, बाइफिनाइल हो गया। इसको आप लोग याद कर लीजिए, जो क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब अगला क्या हम लोग देखेंगे, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड।